नमस्कार। हमारे इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। इसमें पहली बड़ी खबर पीएम नरेंद्र मोदी की होगी, जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद पहली बार दौरा किया। वहीं दूसरी खबर देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई होगी, जहां सीएम केजरीवाल ने कैबिनेट की आपातकालीन बैठक बुलाई है, जिसमें बिजली आपूर्ति पर सब्सिडी पर चर्चा हो सकती है। बैठक के बाद केजरीवाल सरकार इस मामले में कोई फैसला ले सकती है। वहीं तीसरी खबर बिहार से है, जहां चिराग पासवान को इंडिया गठबंधन ने ऑफर दिया है। चिराग पासवान की पार्टी को बिहार में 8 और यूपी में 2 सीटों का ऑफर दिया गया है। अभी तक लोजपा रामविलास की तरफ से इस मुद्दे पर कुछ भी बयान नहीं दिया गया, लेकिन पार्टी के अंदर इसे लेकर मंथन जारी है। वहीं चौथी खबर यूपी के जौनपुर से है, जहां बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। 3 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। पांचवी और आखिरी खबर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से जुड़ी हुई है, जहां वे एमपी को सबसे बड़े एयर टर्मिनल की सौगात 10 मार्च को देने जा रहे हैं। ये एयर टर्मिनल ग्वालियर में बनेगा। तो इस 5 मिनटों के जरिए हम आज आपको 2 बजे दोपहर 5 बड़ी खबर में 5 देश और प्रदेश की अहम खबरें दिखाएंगे, जिसमें पहली खबर कश्मीर में आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। कश्मीर को तमाम बड़ी सौगातें सौंपेंगे। वहीं दूसरी खबर दिल्ली कैबिनेट की आज आपात बैठक बुलाई गई है बिजली सब्सिडी पर। इस बैठक में तमाम फैसले लिए जा सकते हैं। वहीं तीसरी खबर चिराग पासवान को इंडिया गठबंधन को ऑफर मिला है। चौथी खबर जौनपुर में बीजेपी नेता की हत्या हुई है ग्वालियर को। और पांचवी खबर ग्वालियर से जुड़ी हुई, जहां केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़ी सौगात सौंपेंगे। पहले बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर का दौरा किया, जहां उन्होंने जम्मू कश्मीर को 6400 करोड़ रुपए की कई सौगात सौंपी है। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस दौरान उन्होंने 53 विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। इस परियोजनाओं का मकसद कृषि, पर्यटन और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। पीएम मोदी के भाषण से पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि पिछले 10 साल में कश्मीर का विकास हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का श्रीनगर से लगाव है। पिछले 4 सालों में लंबे समय के फासले को कम करते हुए विकास की धारा में जोड़ा जा सका है। अब कोई बेगुनाह बेमौत नहीं मारा जाता। आतंक और अलगाववाद को नेस्तनाबूद करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि पहले के लोग शांति खरीदते थे, आज युवा के हाथ में पत्थर की जगह लैपटॉप है। प्रधानमंत्री ने नए जम्मू कश्मीर का निर्माण करके नए इतिहास को लिखा है। अब जम्मू कश्मीर के पैरों में जंजीर नहीं है। लगता है वो दिन दूर नहीं जब विकसित भारत में कश्मीर सबसे ज्यादा योगदान करेगा। पीएम नरेंद्र मोदी की श्रीनगर यात्रा को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जल, जमीन और आसमान से कड़ी चौकसी की जा रही है। प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के लिए एनएसजी कमांडो ने मोर्चा संभाला है। रैली स्थल के आसपास शार्प शूटर तैनात किए गए हैं। सीआरपीएफ और पुलिस चप्पे चप्पे पर नजर बनाए रखे हुए हैं। वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर आसमान से पैनी नजर रखे हुए हैं। इसके अलावा सीसीटीवी और ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। वहीं मार्कोस कमांडो मुस्तैद भी हैं, यानी श्रीनगर में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चलिए दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने शाम 4 बजे कैबिनेट की इमरजेंसी बैठक बुलाई है। कैबिनेट की बैठक सीएम आवास पर होगी। माना यह जा रहा है कि इस कैबिनेट बैठक में दिल्ली में बिजली आपूर्ति पर सब्सिडी पर चर्चा हो सकती है। बैठक के बाद केजरीवाल सरकार इस मामले में कोई फैसला ले सकती है। जानकारी के मुताबिक कैबिनेट की बैठक में अगले साल मिलने वाली बिजली सब्सिडी को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। हाल ही में दिल्ली सरकार का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री आतिशी ने भी बिजली सब्सिडी का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा था कि 24 घंटे मुफ्त बिजली देने के बावजूद दिल्ली की सभी बिजली कंपनियां मुनाफे में हैं। आगामी वित्त वर्ष के लिए बिजली क्षेत्र के लिए 3,353 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से हमारी संवाददाता तनु बालियान हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तनु, आज आपात बैठक बुलाई गई है, सरकार ने बड़ी बैठक बुलाई है। दिल्ली सरकार ने बिजली सब्सिडी को लेकर के तमाम चर्चा, इसके साथ ही अगले साल की सब्सिडी को भी लेकर तमाम चर्चाएं होने वाली है। क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल करीमा, मैं आपको बता दूं कि आज मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल है, उन्होंने अपने आवास पर इमरजेंसी बैठक बुलाई है। करीब 4 बजे ये बैठक जो है वो शुरू होगी। और ये बैठक इसलिए भी अहम है गरिमा, क्योंकि अभी जो है 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिल रही है।
तो ऐसे में इसको अगले साल तक जारी रखने के लिए जो वित्त वर्ष है उस पर चर्चा हो सकती है। साथ ही जो महिलाओं को अभी 1,000 रुपए केजरीवाल सरकार की तरफ से दिए गए हैं उसको लेकर भी महिलाएं जो है वो बहुत खुश है। तो काफी अहम ये चर्चा होने वाली है और कई मुद्दों पर चर्चा होगी, जैसे कि जब आतिशी वित्त मंत्री जो है उन्होंने जब बजट पेश किया था तो उन्होंने ये कहा था कि 200 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है, उसके बावजूद भी जो कंपनियां हैं वो घाटे में नहीं बल्कि मुनाफे में हैं। और ये सबसे बड़ा जो चुनाव है उसको लेकर भी मुद्दा है, क्योंकि सूत्रों की जानकारी के अनुसार गरिमा जो दिल्ली की जनता है वो केजरीवाल से इम्प्रेस ही इसलिए है क्योंकि उन्हें 24 घंटे मुफ्त बिजली मिल रही है, पानी की सुविधा मिल रही है। तो ऐसे में ये इमरजेंसी जो बैठक है काफी अहम मानी जा रही है और तमाम और मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हो सकती है, जैसे कि हमने महिलाओं को लेकर देखा, बिजली पानी को लेकर और भी कई अनेक मुद्दे हैं जिन पर आज शाम 4 बजे चर्चा होगी। ठीक है तनु, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो सीएम आवास पर आज कैबिनेट आपात बैठक बुलाई गई है। बिजली सब्सिडी को लेकर के चर्चा की जाएगी। दिल्ली वालों को गुड न्यूज बहुत जल्दी मिलने वाली है। शाम 4 बजे ये बड़ी बैठक आयोजित की गई है। रुक कर लेते हैं तीसरी बड़ी खबर का, जहां बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए और इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर पेच फंसा हुआ है। जानकारी के मुताबिक इंडिया गठबंधन ने चिराग पासवान की पार्टी को अपने पाले में लाने की कवायद शुरू कर दी है। खबरों के अनुसार विपक्षी गठबंधन की तरफ से चिराग पासवान की पार्टी को बिहार में 8 और यूपी में 2 सीटों का ऑफर दिया गया। अभी तक लोजपा रामविलास की तरफ से इस मुद्दे पर कुछ भी बयान नहीं दिया गया है, लेकिन पार्टी के अंदर इसे लेकर मंथन जारी है। आपको बता दें कि चिराग पासवान अपने आप को रामविलास पासवान का असली उत्तराधिकारी मानते हैं। उनका कहना है कि बीजेपी उन्हें उतनी सीटें दे जो पिछले चुनाव में लोजपा को दी गई थी। साथ ही चिराग पासवान हाजीपुर सीट से भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। वहीं उनके चाचा पशुपति पारस किसी भी हालत में हाजीपुर सीट छोड़ने से मना कर रहे हैं। उनका कहना है कि संपत्ति का उत्तराधिकारी चिराग पासवान हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक उत्तराधिकारी मैं ही हूं, जिसको लेकर चिराग पासवान और पशुपति पारस में पेंच फंसा हुआ है। बिहार की राजनीति में राजद और लोजपा पहले भी मिलकर चुनाव लड़ चुके हैं। इससे गठबंधन को शानदार सफलता भी मिली थी। तो पार्टी के अंदर इसे लेकर के मंथन जारी है। इंडिया गठबंधन की तरफ से लोजपा रामविलास पार्टी को ऑफर दिया गया है, इंडिया गठबंधन में शामिल होने का ऑफर चिराग पासवान को। ऐसे में तमाम मंथन लगातार किया जा रहा है। वहीं पर चिराग पासवान ने पहले ये बात कही थी कि एनडीए उन्हें इतनी सीटें दे जितनी पिछले चुनाव में लोजपा को दी गई थी। इसके साथ ही बिहार में 8 और यूपी में 2 सीटों को ऑफर दिया गया है। पार्टी के अंदर मंथन चल रहा है। बिहार में अभी तक सीट शेयरिंग का जो मुद्दा है उस पर पेच फंसा हुआ है। चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस ने इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ पटना से हमारे संवाददाता धर्मेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, अब जिस तरह से देखिए कि चिराग पासवान को लेकर के, उनकी पार्टी को लेकर के पूरा पेच फंसा हुआ है। इंडिया गठबंधन की तरफ से ऑफर, वहीं बीजेपी को लेकर के लगातार समर्थन भी देते नजर आते रहे हैं अक्सर का चिराग पासवान। तो एनडीए में शामिल होंगे या इंडिया गठबंधन में जाने वाले हैं चिराग पासवान? किस तरह के जो हालात बन रहे हैं अभी लोजपा की बिहार में, क्या नजर आ रहा है? पहले मैं ये बात बता दूं कि लोजपा अपने आप को हनुमान बताने वाला लगातार 2 दिनों का दौरा प्रधानमंत्री का बिहार हुआ है। उस दौरे में मंच साझा नहीं होना यहाँ के लिए, यहाँ की जनता के लिए एक अजब चीज दिख रहा है। यहाँ की जनता का कहना है कि जो इंसान चिराग पासवान अपने आप को हनुमान बताते हैं और उस 3 जगह कार्यक्रम हुआ और तीनों जगह कार्यक्रम में अपना मंच साझा नहीं किए, तो कहीं न कहीं कुछ बात है। जहां तक कि आईएनडीए की बात रह गई, गठबंधन महागठबंधन की बात रह गई, ऑफर की जो चर्चाएं होती है, हो रही भी है, तो उससे वैसा नहीं लग रहा है कि वो जा सकते हैं, क्योंकि शीर्ष स्तर का नेता जो है बीजेपी के कोर कमेटी के शीर्ष स्तर के नेता के संपर्क में है चिराग पासवान। अगर वैसी हालात होती है तो फिर कुछ और हो सकता है, क्योंकि अभी फिलहाल इस चिराग पासवान में चाचा और भतीजे का भी बात है। चाचा भतीजा की बात ये सीट में भी फंस सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है।
चूंकि पूर्व में जो है 2000 आपको पीछे मैं चुनाव की बात करूं 19 की, तो उस समय 17 जदयू था, बीजेपी 17 था और 6 लोजपा था। तो उस वैसी ठीक है स्थिति में यहाँ अभी 2 गुट है। ठीक है, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए रुक करेंगे चौथी बड़ी खबर का, जहां उत्तर प्रदेश के जौनपुर में बीजेपी के नेता प्रमोद यादव को बदमाशों ने गोली मार दी है। इलाज के दौरान अस्पताल में उनकी मौत हो गई। आपको बता दें कि प्रमोद यादव ने 2012 के विधानसभा चुनाव में जौनपुर की मल्हनी सीट से बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी जागृति सिंह के खिलाफ बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में सपा के पारसनाथ यादव ने जीत हासिल की थी। प्रमोद यादव की हत्या में अभी तक किसी के खिलाफ आरोप तय नहीं हुए हैं। पुलिस बदमाशों की पहचान में जुटी हुई है। इसके लिए बाकायदा सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है और चश्मदीदों को खोजा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ये घटना जौनपुर के बक्सा थाना क्षेत्र के बोधापुर मोड़ की है, जहां बदमाशों ने बीजेपी नेता प्रमोद यादव को गोली मारी है। उन्हें घायल अवस्था में जिला अस्पताल पहुंचाया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस ने इस मामले की अब जांच शुरू कर दी है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ फहीम अहमद हमारे संवाददाता जौनपुर से जुड़ चुके हैं। फहीम, क्या कुछ वो वजह थी जिस बातों को लेकर के इस तरह से बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई? उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की बातें अक्सर सरकार करती रहती है, बीजेपी की सरकार है, और इस तरह से बर्बरता से बीजेपी नेता की हत्या। बता दें कि ये प्रमोद कुमार यादव ये जौनपुर के सिकरारा थाना क्षेत्र के बोधापुर गांव के रहने वाले थे और ये भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री थे। ये सुबह में अपने घर पर थे। 3 बाइक सवार बदमाश वहां पर पहुंचे हैं और इनसे कुछ बातचीत किए हैं। ऐसा वहां पर जो कुछ लोग और थे उनसे परिवार वालों से ये पता चला कि वो शादी में निमंत्रण देने की बात कर रहे थे और बात करने के बाद ही तुरंत उन्होंने फायर उनके ऊपर किया और उसके बाद फायर करने के बाद वो वहां से घटनास्थल से वो मौके से फरार हो गए। परिवार और पुलिस मौके पर पहुंचकर उनको स्थानीय सीएसपी लेकर गई है और उसके बाद फिर जिला अस्पताल लेकर आया गया। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है और बाकायदा वहां पर मौजूदा जो जनपद के एसपी से लेकर तमाम पुलिस अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं। पुलिस का कहना है कि बदमाश जिस तरफ भागे हैं, तीर बनाकर उनके पीछे रवाना किया। ठीक है फहीम, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए अब 5वीं बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर का दौरा किया, जहां वे कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। इस मौके पर उन्होंने 10 मार्च को होने वाले एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का लोकार्पण समारोह की तैयारियों का जायजा लिया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य आतिथ्य में लोकार्पण समारोह वर्चुअल रूप से होगा, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल होंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि ग्वालियर चंबल अंचल में एक इतिहास रचा जा रहा है। प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में एक नहीं, 2 नहीं बल्कि 16 विमानतल का उद्घाटन और शिलान्यास एक साथ किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अकेले 7 विमानतलों का लोकार्पण होगा। मध्य प्रदेश में 2 विमानतल का लोकार्पण होगा, जो ग्वालियर और जबलपुर में होगा। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ अरविंद सिंह चौहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, अब ग्वालियर को बड़ी सौगात सौंपी जा रही है। खुद केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि बहुत कम समय में इस एयरपोर्ट का बेहतरीन तरीके से निर्माण किया गया है। फिलहाल 10 तारीख को इसका लोकार्पण होना है। इसके साथ साथ 16 जो एयरपोर्ट है उनका लोकार्पण पीएम मोदी करेंगे वर्चुअली। क्या कुछ अपडेट ग्वालियर को लेकर के? गरिमा, साफ तौर पर देखा जाए तो ग्वालियर नहीं पूरे देश के लिए बड़ी गौरव की बात 10 मार्च को होने जा रही है, क्योंकि इसमें 1-2 नहीं लगभग 16 विमानतलों का इसमें भूमि पूजन भी है, शिलान्यास भी है और उद्घाटन भी है और लोकार्पण भी है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखा जाए कि मध्य प्रदेश में 2 जो विमानतल बने हैं, और एक जबलपुर और एक ग्वालियर, इसका लोकार्पण होना है। इसके साथ साथ 14 जगह और भी होना है, जिसमें 7 उत्तर प्रदेश से है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब सभी मिला के 16 जगह का भूमि पूजन और शिलान्यास और लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा होना है, जो वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है गरिमा कि ये जो ग्वालियर का जो विमानतल बनके तैयार हुआ है, एयरपोर्ट बनके तैयार हुआ है, इतनी कम अवधि में तैयार हुआ है जो शायद सोचा भी नहीं जा सकता, क्योंकि 22 अक्टूबर को 2022 को गृह मंत्री अमित शाह ने इसका भूमि पूजन किया था
और 10 मार्च को ये उद्घाटित हो रहा है, मतलब आपका साफ तौर पर इसका लोकार्पण किया जा रहा है। तो मात्र लगभग ये मान के चलिए कि 1.5 साल के अंदर पूरा विमानतल तैयार हो जाना एक कहीं ना कहीं ये बहुत गौरव की बात है, इतनी जल्दी तैयार होना। और शायद ये देश का पहला ऐसा विमानतल है जो सिर्फ 1.5 साल में तैयार हुआ है लोग भूमि पूजन के बाद। कि भूमि पूजन के बाद लगभग चूंकि काफ़ी बड़ा विमानतल है और ये एक और ऐतिहासिक भी है। इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं दिल्ली में भी एक विमानतल का उद्घाटन होना है, उसमें पूरे विश्व का दूसरा ऐसा विमानतल होगा जो इतना बड़ा होगा। तो कहीं नहीं साफ तौर पर देखा जाए 10 मार्च को 16 विमानतलों का जो उद्घाटन होना है, शिलान्यास होना है, उसके साथ लोकार्पण भी होना है और भूमि पूजन भी होना है। तो ये कहीं ना कहीं गौरव की बात भी है, उसका जायजा आज लिया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज बैठक की है और बैठक के दौरान चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही डायरेक्ट इसे जोड़ेंगे वर्चुअल रूप से, तो वो 16 जगह का उद्घाटन करेंगे और यहाँ पर मौके पर ज्योतिरादित्य सिंधिया रहेंगे और बहुत सारे जो ऐसे कार्यकर्ता हैं, नेता हैं और अधिकारीगण मौजूद रहेंगे। तो 10 मार्च को ऐतिहासिक क्षण होने जा रहा है ग्वालियर के लिए, मध्य प्रदेश के लिए और देश के लिए भी। जी अरविंद, जिस तरह से देखा जा रहा है कि केंद्र सरकार की तमाम जो विकास कार्य हैं वो बेहतरीन लगातार होते जा रहे हैं, चाहे हम राज्यों की अलग अलग बात करें, चाहे जिलों की बात करें, इस तरह से अब एयरपोर्ट भी बनने जा रहा है, बेहतरीन एयरपोर्ट बनने जा रहा है। और हम देख रहे हैं और कितना असर, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी बेहद करीब है, तमाम विकास कार्य जनता को सौंपे जा रहे हैं, तमाम सौगात सौंपे जा रहे हैं। बीजेपी को अगर हम बात करें जो केंद्र में है इस वक्त, कितना फायदा पहुंचने वाला है? गर्मा साफ तौर पर देखा जाए कि न्याय होने के साथ न्याय दिखना भी चाहिए, विकास होने के साथ साथ विकास दिखना भी चाहिए। ये निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं भाजपा की ये परंपरा रही है। यही वजह है कि जो विकास कार्य हैं उनका उद्घाटन लोकार्पण किया जा रहा है। और ठीक है, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।